लेक्चर को अटेंड करो ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर। तो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और उससे पहले हम तमाम चीजों का बेसिक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक बेसिक सा इंट्रोडक्शन का मतलब ये कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायो केमिस्ट्री क्या होती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि भाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में कि वाटर क्या होता है, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये तमाम चीज़ें। और फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो मेजर रिएक्शंस हो रहे होते हैं कि भाई पॉलीमर किस तरह से बनता है, मोनोमर किस तरीके से बनता है, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो आपको एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर या आपको केमिस्ट्री के अंदर मिल रहे होते हैं, उन तमाम बॉन्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ये लेक्चर है ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है किसका, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। तो इस लेक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर अप हो रहे होंगे। तो बेसिकली बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब भी बात की जाएगी बायोकेमिस्ट्री की, तो वहीं पे दूसरा नाम आएगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। आपको यह समझना होगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या चीज होती है। देखो, सबसे पहली बात, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर बायोलॉजी लिंक हो रही होती है केमिस्ट्री के साथ। बायोलॉजी किसके साथ लिंक होती है, केमिस्ट्री के साथ। यानी कि इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का मतलब यह है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि आप इसे ये कह सकते हो कि एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते क्या हो, ये समझने वाली बात है। देखो, जब भी बायोकेमिस्ट्री की बात की जाती है तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है और केमिस्ट्री का एस्पेक्ट भी है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, बायोकेमिस्ट्री की बात की जा रही है, तो बायो का मतलब तो लाइफ है, लाइफ रिलेटेड होगा। और लाइफ की केमिस्ट्री पढ़ लो, मतलब क्या, मतलब ये है कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो आपको एक लाइफ के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं वो, और जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट भी करते होंगे। तो ना सिर्फ मॉलिक्यूल बल्कि तमाम के तमाम रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं कहां, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं और डिफरेंट रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे हैं, तमाम चीजों को हम कहां देख रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द molecules found in the living organism and also all the reactions that are taking place in a living organism. This is the simple definition of biochemistry. तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमने ये बात कर ली कि वो तमाम मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं और तमाम रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो देखो, जब भी बात की जाएगी बायोकेमिस्ट्री की, एक बात तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हो, रिएक्शंस पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें बेसिक आप जो है वो यहाँ पे कवर अप कर रहे होते हो। तो बेसिकली आप इन मॉलिक्यूल्स का क्या पढ़ रहे होते हो, इन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हो, इन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हो, इन मॉलिक्यूल का फंक्शन पढ़ रहे होते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे इनका पढ़ रहे होते हो। उसके अलावा आप डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ रहे हो, सही है।
इन्हीं रिएक्शंस को अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, वो तमाम चीजें आगे हम देखेंगे। फिलहाल जो यहाँ पे बेसिक पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड हाउ कैन यू डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? पहली बात कि जब आप डिफरेंट बुक्स को पढ़ते हो और डिफरेंट बुक्स को पढ़ने के बाद ये चीज देखते हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, तो आपको ये पता चलता है कि कुछ बुक्स ये कहती हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मतलब ये बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। अब अगर ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है तो इसके अंदर हम दो ही चीजें पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और रिएक्शंस। तो होता यह है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो तमाम मॉलिक्यूल्स तमाम रिएक्शंस की बात होती है, जबकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं उस मटेरियल की जिसको आप कहते हो जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पे आप जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हो। सर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की जब बात की जाती है तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपको यह समझ में आता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जेनेटिक मटेरियल आपका होता है आरएनए। बेसिक बेसिक अगर मैं बात करूं तो जब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाएगी तो वहां पे आपका ये स्टांस होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी की या बायोकेमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जेनेटिक मटेरियल को देख रहे होते हैं, और ना सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल को देख रहे होते हैं बल्कि हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल हाउ इट कंट्रोल्स द सेल, हाउ इट कंट्रोल्स द सेल, किस तरीके से डीएनए आरएनए सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? अब मैं अगर बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल लूं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो रिएक्शंस होते हैं वो आप कहाँ पढ़ोगे? तो वहां पे आपका जिक्र, वहां पे आप क्या कहोगे भाई? वहां पे आप ये कहोगे भाई एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन की बात की जा रही, तो एनर्जी प्रोडक्शन हम कहाँ पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। रीड आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एग्जांपल दो, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एग्जांपल में आप क्या कहोगे? भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो, एग्जैक्टली क्या डिस्कस कर रहे हो? मैंने आपको बताया जेनेटिक मटेरियल डिस्कस कर रहे हो, और जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से सेल को कंट्रोल कर रहा है यही पढ़ रहे हो। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अगर कोई आपसे पूछ ले भाई एक एग्जांपल दो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो आप ये कहोगे भाई किस तरीके से ये डीएनए डिवाइड होता है, हाउ डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए खुद को डबल कैसे करता है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, ये आप कहां पढ़ोगे? ये आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। ये तो बेसिक बेसिक सा डिफरेंस है। अब आ जाओ किसके ऊपर? अब आ जाओ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के ऊपर या बायोमॉलिक्यूल के। तो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मेजर डिफरेंस यहां पे क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं इस चैप्टर का जो नाम है उसी का, दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हाउ कैन यू डिफाइन biological molecule and what is the exact definition of biological molecule? तो जब भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात की जाएगी, मैंने आपको पहले ही मैंने क्या कहा, इस चैप्टर का स्टार्ट कहां से करना था? इस चैप्टर का स्टार्ट करना है बायोकेमिस्ट्री से। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री पता है तो फिर आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आराम से समझ सकते हो। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिन्हें आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर बायो मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, बायो मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो। अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो तमाम मॉलिक्यूल्स, वो तमाम मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म
आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। वो तमाम मॉलिक्यूल जो आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है? अभी हमने जिक्र किया डीएनए, ये आपको कहाँ मिल रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आरएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और भी कई सारी डेफिनेशंस होती हैं। वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलता, मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ये क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। प्रोटीन ये क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। ये तमाम मॉलिक्यूल जो आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात। तो वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं उनको आप क्या कह रहे हो? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल कह रहे हो। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं? बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल के अंदर अभी हमने डिस्कस किया क्या डीएनए, डीएनए, आरएनए, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है भाई? और भी कई सारी चीजें होती हैं, बट फिलहाल आपने इतना याद रखना। अब याद रखना कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, नॉर्मली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को आप चार क्लासेस के अंदर, चार मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हो। यानी कि मेजरली चार डिफरेंट तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जिन पे डिटेल डिस्कशन होगी, और डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम यही देख रहे होंगे। इस चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट पे एक अलग लेक्चर होगा, प्रोटीन पे एक अलग लेक्चर होगा, इसी तरीके से लिपिड पे एक अलग लेक्चर होगा, न्यूक्लिक एसिड पे एक अलग लेक्चर होगा। इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कितनी तरह के होते हैं? चार तरह के। नंबर वन कार्बोहाइड्रेट, नंबर टू प्रोटीन, नंबर थ्री लिपिड, एंड नंबर फोर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। यही चार ग्रुप्स आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड मेजरली, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, लिपिड का क्या काम है, न्यूक्लिक एसिड का क्या काम है, ये डिटेल डिस्कशन के अंदर हम डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो इसमें अभी जो है वो किसी भी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमने बात की थी बायोकेमिस्ट्री की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की, और तमाम चीज़ों की। अच्छा, अब ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जो है वो समझने वाली बात ये है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कैसे मिलते हैं। मतलब कैसे मिलने से मुराद कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपको सेल के अंदर मिलते हैं, उनका फंक्शन क्या है और किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर बना होता है, इस पे तो एक सेपरेट। बट अभी ये समझना ज़रूरी है कि सर बायोकेमिस्ट्री समझ में आ गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ में आ गई, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल समझ में आ गया। ये बताइए, हमने ये पढ़ा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? आपने पढ़ा होगा ज़रूर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई किस तरीके से डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हमें पता है कि भाई सबसे पहले आपके पास एटम होता है, एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल्स आपको पता है दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक वो जिनका वेट कम होता है, छोटे मॉलिक्यूल, प्रिसाइजली आप उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो निस्बतन छोटे मॉलिक्यूल, जिनका साइज कम है, जिनका वेट कम है, जिनका स्ट्रक्चर छोटा है। और मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिनका साइज बड़ा है, जिनका स्ट्रक्चर बड़ा है, जिनका शेप बड़ा है। बेसिकली इन्हीं माइक्रो मॉलिक्यूल को मिला के आप मैक्रो, मान के चलो
ये मेरे पास एक माइक्रोमोलिक्यूल है, ये मेरे पास दूसरा माइक्रोमोलिक्यूल है, ये मेरे पास तीसरा माइक्रोमोलिक्यूल है। इस तरीके से बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल ये मिलेंगे और माइक्रोमोलिक्यूल। फिर हमें पता है कि मॉलिक्यूल फर्दर आगे बनाता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होती है? मान के चलो ये एक सेल है। सेल क्या होता है भाई? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब सिर्फ इतना कि दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। और इस सेल के अंदर जितना भी लिविंग स्ट्रक्चर मौजूद है, जितना भी लिविंग पार्ट मौजूद है, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। तो इस सेल के अंदर जितना भी, ये सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर मौजूद है, जितना भी चीजें मौजूद है, दैट कंस्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म, बेसिक चीज। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ रखी है। फिर ये प्रोटोप्लाज्म आगे जाके क्या बना रहा है? जाहिर सी बात है, प्रोटोप्लाज्म सेल बना रहा है। अब यहां तक तो एटम मॉलिक्यूल तक तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। बट सेल के पॉइंट पे हम क्या कहते हैं? सेल के पॉइंट पे ये कहते हैं, इट इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर लाइफ ऑरिजिनेट, वेयर लाइफ ऑरिजिनेट। तो बहरहाल ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात थी, बट अभी समझना हमारे लिए जरूरी ये था कि मॉलिक्यूल प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको मिल रहे होते हैं और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो हमारे पास किसकी थी? बायोकेमिस्ट्री की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की और बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक, यहां तक ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है एंड देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और बेसिकली इस के अंदर हम बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। देन वी विल डिस्कस कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिलते हैं वो कौन से होते हैं, उनका बेसिक बेसिक सा फंक्शन क्या है, और उससे पहले ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो मान के चलो ये आपका सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर ये आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस। सेल की जो तमाम फंक्शंस कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज द न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर ये वाला जितना स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, दिस इज द आउटर बाउंड्री जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल का जितना कुछ भी नजर आ रहा है वो तमाम का तमाम क्या कहलाता है? वो तमाम का तमाम लिविंग पार्ट, जिसमें इस सेल के तमाम रिएक्शंस हो रहे हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं, तमाम स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इसी चीज को आप क्या कह रहे हो? प्रोटोप्लाज्म का नाम दे रहे हो, प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म सेल का वो लिविंग पार्ट है जिसके अंदर तमाम रिएक्शंस हो रहे हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये बेसिक सा concept। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा होगा? जाहिर सी बात है, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स? बायोमॉलिक्यूल्स। बट ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये किससे मिलके बने? हमें पता है कि भाई एटम जो है सिमिलर एटम कंबाइन करते हैं और बनाता है एलिमेंट। क्या मतलब सर? आपकी बात समझ में नहीं आई। सिंपल सा मतलब इतना है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स जमा हुए और उन्होंने क्या बनाया? ऑक्सीजन एलिमेंट। सेम गोज विद सोडियम, सेम गोज विद सो मेनी थिंग्स। तो अब सवाल ये होता है कि इस कायनात के अंदर, इस जमीन पे तकरीबन 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको नेचुरली इस जमीन के ऊपर मिलते हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स बहुत सारे, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको जमीन के ऊपर नेचुरली मिलते हैं। इन 92 में से सिर्फ और सिर्फ 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं।
एलिमेंट्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस राइट नाउ. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. अब इन 25 में से कितने आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं? इन 25 में से सिर्फ और सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमंस में मिलते हैं. ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर कितने एलिमेंट्स मिलते हैं? 16 एलिमेंट्स मिलते हैं. अब ये 16 एलिमेंट्स जो आपको ह्यूमंस के अंदर मिल रहे हैं ना, ये इक्वल अमाउंट में तो नहीं मिलते, ऐसी बात है. कोई एलिमेंट ज्यादा तादाद के अंदर मिलेगा, कोई कम के अंदर मिलेगा, कोई बहुत ही कम के अंदर मिलेगा. सेम इसी बेसिस के ऊपर कि किसकी कंसंट्रेशन कितनी है, किसकी कितनी परसेंटेज मौजूद है ह्यूमंस के अंदर, सेम इसी बेसिस के ऊपर आप बायो एलिमेंट्स को, उन एलिमेंट्स को जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रही है, जो 25 एलिमेंट्स आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं ना, इनको आप बायो एलिमेंट्स कह रहे हो. इन बायो एलिमेंट्स को आप कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो? 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो. सिंपल. कैसे भाई? सिंपल सी बात इतनी है कि कुछ ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% बना रहे होते हैं, यानी कि 100% में से 99% जो बायो एलिमेंट्स हैं वो 6 एलिमेंट्स हैं. 99% आपको 6 एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या ह्यूमंस के अंदर पाए जा रहे होते हैं. यहाँ पे टेक्निकली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमंस का जिक्र करेंगे. तो 16 में से सिर्फ 6 ऐसे हैं जो 99% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद ह्यूमन है. राइट? अब वो कौन से? इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, एक नेमोनिक याद करनी पड़ेगी, एंड दैट नेमोनिक इज ओल्ड कैट हेट न्यू कैट पर. ठीक है, अब ये ओल्ड कैट हेट न्यू कैट परिंग से क्या मुराद है? बेसिकली ये नेमोनिक है याद करने के लिए कि कौन से 6 एलिमेंट्स ह्यूमंस के अंदर 99% आपको मिल रहे होते हैं. ओ से आप याद रखोगे ऑक्सीजन. सही है, ओ से क्या याद रखना है? ऑक्सीजन. तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है. सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है? देन सी से आपने याद रखना है कार्बन. कार्बन. इसी तरीके से एच से, एन से, सी ए से, पी से कुछ ना कुछ होगा. एच का मतलब है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. एन से आपने याद रखना है नाइट्रोजन. सी ए से आपने याद रखना है कैल्शियम. और पी से आपने याद रखना है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस. ये 6 वो बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% टोटल बना रहे होते हैं. यानी कि अगर 100% में से देखा जाए तो 99% ये 6 बायो एलिमेंट्स बना रहे होते हैं. और इसी की वजह से आप इन्हें मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं. दे आर मेजर बायो एलिमेंट्स. दे आर मेजर बायो एलिमेंट्स. तो पहली कैटेगरी हो गई वो जो 99% बायो एलिमेंट्स का बना रहे हैं, दे आर द मेजर बायो. फिर जो रिमेनिंग 1% बना रहे हैं उनको आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको आप माइनर कहोगे. और जो बहुत कम परसेंटेज के अंदर मिल रहे होते हैं, दैट इज 0.01% मिल रहे होते हैं, उनको आप क्या कहोगे? ट्रेस बायो एलिमेंट. तो हमने मेजर कैसे याद रखे? ओल्ड कैट हेट न्यू कैट पर. ठीक है, अब
माइनर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं और ट्रेस बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो हम यहां पे माइनर बायो एलिमेंट्स के लिए एक ट्रिक लिखेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे ट्रेस एलिमेंट्स को। माइनर बायो एलिमेंट्स को आपने कैसे याद रखना है? माइनर को याद रखने का तरीका है किंग, सलमान, क्लीन, नेस्टी, मक्स, ठीक है। चलो इधर देखो, क्या याद रखना है? किंग, सलमान, क्लीन्स, नेस्टी, मक्स। के से पोटासियम, एस से सल्फर, सीएल से क्लोरीन, Na से सोडियम और Mg से मैग्नीशियम। ये वो बायो एलिमेंट्स हैं जो 1% बना रहे होते हैं टोटल लिविंग बॉडी का, टोटल ह्यूमन बॉडी का, यानी कि बहुत कम तादाद के अंदर में। अब कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम तादाद के अंदर मिलते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो? जिन्हें आप कहते हो ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अब ट्रेस बायो एलिमेंट्स कौन से? ट्रेस बायो एलिमेंट्स को याद रखने की ट्रिक है फेरी, कंडक्ट, मनी, मैनी मैनी मैनी, जेंडर, ठीक है। अब इसको हम पूरा करते हैं। फेरी, कंडक्ट, मैनी, जेंडर। Fe से याद रखना है आपने आयरन। CO, अच्छा CO कौन सा एलिमेंट? कोबाल्ट नहीं, कॉपर। इससे आप याद रखोगे कॉपर। Mn से याद रखोगे मैग्नीज और Zn से याद रखना है आपने क्या? जिंक। जिंक याद रखना है। अब समझने वाली हमारे पास बात यह है कि इनकी कंसेंट्रेशन आपको कितनी मिल रही है? 0.01%, यानी कि ट्रेस बायो एलिमेंट्स है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमने उन एलिमेंट्स की बात कर ली जो मेजर मिलते हैं, उनकी बात कर ली जो माइनर मिलते हैं, उनकी बात कर ली जो ट्रेस मिलते हैं। अब हमें पता है कि जब भी एलिमेंट्स मिलते हैं, जब भी एलिमेंट्स मिलते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या मतलब? भाई फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग अलग एलिमेंट्स है ना, ये मिले और इन्होंने बनाया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल नॉर्मली दो तरह का, एक वो जिसका साइज कम है उसे आप माइक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हो, एक वो जिसका साइज बड़ा है जिसे आप मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल वो है जिसका साइज कम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिसका स्ट्रक्चर सिंपल है। मैक्रो मॉलिक्यूल वो है जिसका साइज बड़ा है, स्ट्रक्चर बड़ा है, वेट ज्यादा है। नॉर्मली माइक्रो मॉलिक्यूल आर मोनोमर। नॉर्मली माइक्रो मॉलिक्यूल आर मोनोमर, और यही मोनोमर आगे मिलके पॉलीमर बनाते हैं। अब ये मोनोमर और पॉलीमर क्या है, थोड़ी देर में जब हम डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां अच्छी तरीके से डिस्कस भी करेंगे। बट अभी के लिए आपने इतना याद रखना है कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज होती है। अब ये जो मॉलिक्यूल है,
अगर ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं तो दे आर द बायोमोलिक्यूल, दे आर द बायोमोलिक्यूल। अब हमें पता है कि 4 डिफरेंट तरह के बायोमोलिक्यूल नॉर्मली आपको मिल रहे होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपके पास होता है कार्बोहाइड्रेट, carbohydrate. The second one is the protein. The third one is basically आपका lipid, and the fourth one is the nucleic acid. इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया का कोई भी सेल हो, तमाम सेल के अंदर आपको ये 4 के 4 तो मिलेंगे। हाँ, इनकी परसेंटेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकती है, बट ये 4 आपको मेजरली मिलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि चारों बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब यह है कि दे आर हाइड्रोकार्बन, दे आर हाइड्रोकार्बन। वाटर क्यों नहीं है? वाटर इज नॉट हाइड्रोकार्बन, वाटर इज नॉट हाइड्रोकार्बन, बट वाटर भी मिलता है आपको। तो 4 बेसिक कैटेगरीज आपने याद रखनी है बायोमोलिक्यूल्स की। अब सवाल ये होता है कि हमारे पास जो सेल है, इस सेल के अंदर, जिसे आप प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर जितना भी लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग पार्ट है, उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर नॉर्मली आपको क्या मिलता है? इस प्रोटोप्लाज्म में जाहिर सी बात है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलती है वाटर की, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलती है वाटर की। 70 to 90% आपको वाटर मिलता है, ऑन एन एवरेज 80%। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा आपको क्या मिलने वाला है? सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है वाटर। और पीछे कितना बचा? जो कुछ भी बचा वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर। अब समझने वाली बात यहां पे ये आती है कि अगर आप इस प्रोटोप्लाज्म में से, इस प्रोटोप्लाज्म में से वाटर भी निकाल दो, इस प्रोटोप्लाज्म में से वाटर निकाल दो, तो पीछे जो कुछ बचेगा दैट इज द ड्राई वेट ऑफ द सेल, ड्राई वेट ऑफ द सेल। इस ड्राई वेट का तकरीबन 93% यही 4 बायोमोलिक्यूल, जो मेजर बायोमोलिक्यूल है, वो बना रहे हैं। तो ये मेजर 4 आपके यही बना रहे होते हैं। 93% जो ड्राई वेट है वो इन्हीं 4 बायोमोलिक्यूल से बन रहे हैं। जबकि रिमेनिंग 7% जो आपका बचता है वो बनाते हैं छोटे बायोमोलिक्यूल, छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, छोटे, उसके अलावा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट चीज़ें जो आपकी मिल रही हो। तो 7% आपको माइनर मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो बेसिकली इन 93% में ना आए बट 7% में आ रहा हो, वाइटामिन्स, वाटर आ गया, वाइटामिन्स आ गए, ये सारी चीज़ें। बेसिकली वाटर तो खैर इसके अंदर नहीं है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है? बेसिकली यहाँ पे आ रहा है 93% के अंदर। समझने वाली बात ये कि 93% के अंदर यही 4 बायोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं, और 7% के अंदर आपके पास क्या आ रहा है? छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे विटामिन हो गया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, उसके अलावा डिफरेंट छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो प्रोटोप्लाज्म में से वाटर निकाला, ड्राई वेट बचा 93% एंड 7%, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन, प्रोटीन की कंसंट्रेशन, लिपिड की कंसंट्रेशन, न्यूक्लिक एसिड की कंसंट्रेशन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 सेल्स में सेम हो सकती है? प्रिसाइजली नॉट। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर किसी सेल के अंदर लिपिड ज्यादा होगा, जैसे कुछ सेल्स हैं जो फैट स्टोर करते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, एडिपोज सेल्स कहते हो, एडिपोसाइट कहते हो। वो सेल्स, उनके अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जबकि ऑन द अदर हैंड कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिसके अंदर किसी और चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी।
तो समझने वाली बात यह है कि सेल टू सेल वेरी कर सकते हैं एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर भी ये चीज डिफर कर सकती है। बट आपने मेजर कॉन्सेप्ट एक एवरेज वैल्यू क्या याद रखनी है, इस चार्ट से याद कि हमारे पास वाटर 70% बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलता है और 70% ही मैमेलियन सेल के अंदर मिलता है। बैक्टीरियल सेल इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, और यहां पे मैमेलियन सेल यूकैरियोटिक सेल। यानी कि बेसिकली ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की कॉम्पोजिशन के अंदर क्या होता है। तो सबसे ज्यादा आपको वाटर मिलता है 70%, दोनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70%। एंड वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक, ये याद रखने वाली बात। उसके बाद आपको जो चीज मिलती है दैट इज प्रोटीन। 15% आपको बैक्टीरियल सेल में मिलता है और 18% आपको मैमेलियन सेल में। यानी कि प्रोटीन, अगर बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल का डिफरेंस देखा जाए तो मैमेलियन सेल में ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो यहां पे बैक्टीरियल सेल में 3%, मैमेलियन सेल में 4%। लिपिड की बात की जाए तो यहां पे 2%, यहां पे 3%। डीएनए की बात की जाए तो यहां पे 1% बैक्टीरियल सेल के अंदर और यहां पे 0.25%। आरएनए की बात की जाए तो यहां 6%, यहां 1.1%। इसी तरीके से छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात की जाए, एंजाइम, हार्मोन, मेटाबोलाइट्स की, तो सेम सेम 2%, ठीक है। और इनऑर्गेनिक आइंस की बात की जाए तो सेम सेम 1%। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, एग्जामिनर जो असल चीज आपको तंग करने के लिए देता है ना, वो ये देता है कि आपसे बोला जाता है कि डैश इज द मोस्ट abundant कंपाउंड इन द सेल। जब ये बोलता है तो आप कहते हो वाटर। वहीं पे वो एक लफ्ज का इजाफा करता है, डैश इज द मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द सेल। वहां पे ऑप्शन होता है वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब आप सोचते हो वाटर, लेकिन प्रिसाइजली वाटर क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटीन इज हाइड्रोकार्बन, वाटर इज नॉट हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जो सबसे ज्यादा है दैट इज द प्रोटीन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये तो हमने बात की जब एक नॉर्मल सेल की बात करो। अब सेल में से पानी निकाल दिया तो पीछे जो कुछ बचा सेल के अंदर वो क्या है? वो है बेसिकली आपका ड्राई मास, ये ड्राई वेट। इस ड्राई वेट के अंदर जाहिर सी बात है पानी तो होगा नहीं। तो तकरीबन तकरीबन प्रोटीन, मैंने आपको बताया ना, चार मेजर जो बायोमोलिक्यूल है ये 93% बनाते हैं। तो प्रोटीन खुद आधा यानी कि 50% ड्राई मास बना रहा हो। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल, प्रोटीन स्ट्रक्चर बना रहा है। सेम गोज विद न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए आएगा जो आपके पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, 18% मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाएगी तो यहां 15% मिलता है। ड्राई मास की बात की जा रही है पानी को निकाल के। और लिपिड 10%। क्या तमाम सेल्स के अंदर सेम होगा? जरूरी नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया। सो बायोमोलिक्यूल के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि भाई कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और उनकी क्या क्या कॉम्पोजिशन हो सकती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन और डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन। Now we are starting the topic of types of bond and interactions found in the biomolecule. इस टॉपिक का सिंपल मतलब क्या है? हमें पता है कि सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स बनते ही तब है जब एटम्स कंबाइन करते हैं। और जब भी कोई दो चीजें जुड़ती हैं तो उनके दरमियान बॉन्ड बनता है, दुनिया का उसूल है। तो हम वो तमाम बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं जो आपको बायोमोलिक्यूल के अंदर मिलते हैं और इंटरैक्शंस पढ़ेंगे। इंटरैक्शंस एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ताल्लुक पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो कौन से बॉन्ड्स हैं जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर मिल रहे होते हैं। तो मेनली यहां पे आपने दो ही बॉन्ड्स पढ़ने हैं जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। एक जिसका हम जिक्र करेंगे उसे आप कहते हो आयनिक बॉन्ड, और दूसरा जिसे आप कहते हो कोवेलेंट बॉन्ड।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड को। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, मान के चलो ये है सोडियम। इस सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो मान के चलो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, एंड दिस इज द थर्ड शेल। ओके, अब इधर देखो, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये शेल पूरा है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये शेल भी पूरा है। तीसरे शेल में इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इज सोडियम। ठीक है, सेम कहानी आपके पास क्लोरीन की भी होती है। सेम कहानी से मुराद ये कि क्लोरीन के पहले शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दूसरे शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये हो गया दूसरा शेल, एंड तीसरे शेल में आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं? 7। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम बेचारा अपनी जिंदगी को पूरी करने के लिए, दिस इज क्लोरीन, ठीक है, सोडियम अपनी जिंदगी को पूरी करने के लिए ढूंढता है 7 इलेक्ट्रॉन को। बट मसला यह है कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ख्वाहिश तो है सोडियम की, बट आ नहीं सकते। अब जब क्लोरीन की बात की जाएगी तो क्लोरीन के अंदर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की तलाश में। तो होगा ये कि ये सोडियम क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता और ये क्लोरीन तलाश में है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो जहां दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन बनेगी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा किसके पास? चला जाएगा क्लोरीन के पास। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन के पास चला जाएगा तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो गई। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दिस इज सोडियम आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों करीब आएंगे और जब करीब आएंगे तो अल्टीमेटली इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, करीब आएंगे एंड दिस इज द आयोनिक बॉन्ड। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है इसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाकायदा तौर पे ट्रांसफर हो रहा है। अब सवाल ये होता है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है ये बायोमोलिक्यूल्स में आपको कहां मिलता है? तो अभी हमने एग्जांपल देखी, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, दिस इज द सॉल्ट। तो सॉल्ट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? आयनिक बॉन्ड। दूसरी तरफ हम ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन छोटे छोटे, प्रोटीन इज अ पॉलीमर। समझो बहुत सारे छोटे 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 अमाइनो एसिड मिलके क्या बना रहे? पॉलीमर बना रहे, दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के दरमियान कुछ जगह के ऊपर बिटवीन अमाइनो एसिड्स आपको क्या मिल सकता है? आयनिक बॉन्ड मिल सकता है। बट क्या ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर इतना कॉमन है? नो, इट इज नॉट दैट मच कॉमन, बट स्टिल ये बायोमॉलिक्यूल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सॉल्ट्स अमाइनो एसिड्स के दरमियान ये आपको मिल रहा है, तो ये तमाम चीजें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट तो है, बट दैट इज नॉट फार कॉमन। क्योंकि
एक बात तय है कि नॉर्मली आयनिक बॉन्ड आपके मेटल आइंस जो है वो बना रहे हो। तो क्या बायोमोलिक्यूल्स ज्यादा मेटल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? नो, हमने अभी पढ़ा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल नॉर्मली आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा होता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आयनिक बॉन्ड इज नॉट दैट मच कॉमन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जो बॉन्ड आता है दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी कहानी क्या है? देखो, कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मान के चलो ये है कार्बन का आखिरी शेल और ये भी है कार्बन का आखिरी शेल। इन दोनों कार्बन के आखिरी शेल में यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि ये विजिबल रहे। तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑल्सो कार्बन, तो क्योंकि यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना ये 4 इलेक्ट्रॉन इससे ले सकता है ना ये इससे 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब जाहिर सी बात है, अब ना एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना दूसरे से रिसीव कर सकता है। तो अब रास्ता क्या बचता है? रास्ता ये बचता है कि ये दोनों क्या करें, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का मतलब ये कार्बन उठ के इसके करीब आ जाए और अब क्या हो, अब हो ये कि आपके पास ये जो कार्बन है ये जो कार्बन है ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर ले। अब ये जो बॉन्ड बना है ना, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर क्या हो रही है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह उठ के नहीं जा रहे जो आयनिक बॉन्ड के अंदर जाता है। अब नॉर्मली ये जो बॉन्ड है ये नॉन मेटल्स बना रहे होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नॉर्मली ये सब बना रहे होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपको बहुत कॉमनली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर मिल रहा होता है। इट इज मोर कॉमन क्योंकि नॉन मेटल ज्यादा है बायो एलिमेंट्स के अंदर, तो इसलिए ज्यादा वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहे होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड की कई सारी टाइप्स होती हैं और ये आपको कई जगह मिल रहा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हो सकता है ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो सकता है, ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ये कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड हो सकता है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो सकता है ये पेप्टाइड बॉन्ड हो। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उन तमाम बॉन्ड्स को हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, यही सब हम देखेंगे। बट अभी के लिए इतना याद रखो कि चाहे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड हो, ये तमाम के तमाम क्या है? दे आर द टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड इतना कॉमनली आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। तो ये हो गए दो तरह के बॉन्ड्स जिनका हमने जिक्र किया। एक है हमारे पास आयनिक बॉन्ड और दूसरा हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात करेंगे उन इंटरैक्शंस की जो आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर मिल रहे होते हैं। इंटरैक्शंस, अब ये इंटरैक्शन से क्या मुराद है? इंटरैक्शन से मुराद ये कि ये कोई प्रिसाइजली बॉन्ड नहीं है, ये कोई प्रिसाइजली बॉन्ड नहीं है। बेसिकली मान के चलो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान किसी किस्म की वीक इंटरैक्टिव, इनके दरमियान वीक इंटरैक्टिव फोर्स मौजूद है।
वीक इंटरएक्टिव फोर्स का मतलब ये कि दो मॉलिक्यूल को करीब लेकर आ रही है, कोई प्रिसाइजली बॉन्ड नहीं है। दिस इज द वीक फोर्स। हमने कुछ इंटरैक्शंस पढ़ने हैं और तीन ही बेसिक इंटरैक्शंस है जो हमें पता होने चाहिए। नंबर वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, अब इसका नाम तो बॉन्ड है लेकिन इट्स अ इंटरैक्टिव फोर्स, ठीक है, इट्स अ इंटरैक्टिव फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स अ इंटरैक्टिव फोर्स। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर है। तो इट्स अ इंटर मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या मतलब, मान के चलो कि मेरे पास ये है हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, 2.1 के करीब करीब होती है, जबकि मेरे पास दूसरी तरफ ये है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है। अब अगर आप नोट करो तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया वाटर का। अब यहां पे एक और ऑक्सीजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है। अब अगर आप नोट करो ये वाला कौन सा बॉन्ड है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब आप नोट करोगे तो यहां पे आपको नजर आएगा कि इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरह का होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचे और एक कम खींचे। तो जब एक कम खींचेगा तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और जो ज्यादा खींचेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा। पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव नहीं आएगा। अब होता यह है कि ऑक्सीजन के ऊपर नॉर्मली पार्शियल नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नॉर्मली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस, या ज्यादा सब्सटेंसेस से बेहतर लफ्ज, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से, हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, ये मेजर है। सॉरी, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दिस इज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मेजर, सही है। अब अगर आप नोट करो तो ये आपके पास हाइड्रोजन है जो कि पार्शियली पॉजिटिव है, और ये आपके पास ऑक्सीजन है जो कि पार्शियली नेगेटिव है। अब जब आप नोट करते हो तो यहां पे इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान, क्योंकि ये दोनों एक पार्शियल पॉजिटिव है एक पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन हो सकती है हमेशा। दो नेगेटिव, दो ओपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एक पार्शियल पॉजिटिव है एक पार्शियल नेगेटिव है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान ये क्या होगी, इंटरैक्टिव फोर्स होगी। एंड दिस इज बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहने की वजह क्या है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या कुछ भी हो सकता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नॉर्मली कहाँ मिलती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको जो है वो मिल रही होती है सबसे पहले, अगर मैं प्रिसाइजली इसकी एग्जांपल के अंदर लिखूं तो ये हमने पढ़ा, इट इज फाउंड इन द वाटर, वाटर के अंदर मिलती है, इट इज फाउंड इन द वाटर, सही है, पहली चीज। अब हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो, और हो सकता है कि ये जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, सही है। देखो मैंने यहां पे लिखा इट्स अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल के दरमियान मिलती है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ दरमियान मिल रही होती है।
अब समझने वाली बात यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या है। देखो, पहली बात, हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हो, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिले बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब ये बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन हो सकता है वो, ये टाइप तो इंटरमॉलिक्यूलर की, बट हो सकता है कि ये इंटर मॉलिक्यूलर हो सकता है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो। बेसिकली ये टाइप किसकी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, बट इट माइट बी इंटरमॉलिक्यूलर, इट माइट बी इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर कब होगी? जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान हो। और इंट्रामॉलिक्यूलर कब होगी? जब एटम्स के दरमियान हो, किसके? सेम मॉलिक्यूल के। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने अपने जहन में रखना है। अब सवाल ये होता है कि इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? सही, इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन या अगर मैं लिविंग सिस्टम की बात करूं तो वहां पे कैसे इंपॉर्टेंट होता है? तो बेसिकली हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। इसके दरमियान आपको ये जो इंटरेक्शन मिलता है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने आपको वाटर की एग्जांपल तो दी, उसके अलावा ये आपको क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है। उसके अलावा भी कई सारी एग्जांपल्स हैं, बट ये मेजर मेजर एग्जांपल्स आपने, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमारे पास जो इंटरेक्शन है ना, उसे कहते हो आप हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को। अब ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। फोबिया का मतलब होता है डरना, फेयर, फेयर। अब वाटर से डरना क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मान के चलो हमारे पास मान के चलो हमारे पास ये एक कंटेनर है, कंटेनर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, एग्जाम्पल है। इस कंटेनर में मैंने एक ऑयल का ड्रॉप डाला और यहाँ पे दूसरा ऑयल का ड्रॉप डाला। अब वाटर जो है वो है पोलर, दिस इज वाटर, और ये कैसा है? पोलर है भाई। जबकि ये जो ऑयल है, दिस इज नॉन पोलर। अब होगा ये कि जब मैं इस ऑयल को वाटर के अंदर डाल रहा हूं, तो ये जो वाटर है, ये जब वाटर के अंदर जाएगा ऑयल, तो ये ड्रॉप यहाँ गया, ये ड्रॉप यहाँ गया। अल्टीमेटली होगा ये कि ये दोनों ड्रॉप फ्यूज कर जाएंगे और ये इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे, तरीके से ऊपर आ जाएंगे। ये दोनों ड्रॉप क्या हो गए? मिल गए। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों ऑयल के ड्रॉपलेट्स के दरमियान क्या हो गई? इंटरैक्शन हुआ। इंटरैक्शन मतलब ये दोनों मिले। तो आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन इज द इंटरैक्शन बिटवीन नॉन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में नॉन पोलर के दरमियान जो इंटरैक्शन है, इट इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज द इंटरैक्शन। उसे आप क्या कह रहे हो? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन का नाम दे रहे हो। अब ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन
कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सेल मेम्ब्रेन बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन बनाने में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब बात की जाएगी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की, तो प्रोटीन को प्रोटीन प्रोटीन के दरमियान इसी तरह का कुछ आपको मिल रहा होता है, और भी कई सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, बट ये मेजर मेजर आपने याद करना, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरी तरह का इंटरेक्शन हमने पढ़ना है, दैट इज हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। अब ये हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन से क्या मुराद है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो वाटर, फिलिक लविंग, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन की बात जब भी की जाएगी, तो ये आपको पता है कि इट इज फाउंड बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। वाटर पोलर है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन का मतलब है वाटर और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये आपको इंटरेक्शन मिल रहा है। अब होता क्या है कि हमारे पास, ठीक है, पहले तो ये समझना है कि हाइड्रोपोलर सब्सटेंस के अंदर एक आपके पास पार्शियल पॉजिटिव सब पार्ट होगा और एक आपके पास पार्शियल नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं ज़्यादा अच्छा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया हाइड्रोजन, बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कोई और भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो पोलर हो, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, बट हमें ये पता है कि भाई हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन का मतलब ये है कि पोलर मॉलिक्यूल का वाटर के साथ जो इंटरेक्शन है दैट इज द हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब क्योंकि पोलर सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, वाटर भी पोलर है और पोलर सब्सटेंस तो खुद पोलर है, तो वो डिसॉल्व हो सकता है। इस प्रोसेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है एंड दैट इज हाइड्रेशन। हाउ कैन यू डिफाइन हाइड्रेशन? देखो, हाइड्रेशन इज एक्चुअली अ हाइड्रोफिलिक प्रोसेस। हाइड्रेशन एक हाइड्रोफिलिक प्रोसेस है जिसके अंदर होता क्या है, जिसके अंदर होता यह है कि आप मान के चलो आपने एक आयनिक सब्सटेंस है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको आप जैसे ही पानी में डालते हो ना, इसको आपने डाला पानी में, तो अब होगा ये, आपने इसको डाला पानी में, अब जैसे ही आपने इसको पानी में डाला ये टूट जाता है अपने आइंस के अंदर, सोडियम और क्लोराइड आइन के अंदर, और होता यह है कि इन आइंस को वाटर सराउंड कर लेता है, ये चारों तरफ आपको वाटर सराउंड मिलेगा, इसी तरीके से इसके चारों तरफ आपको वाटर मिलेगा। तो बेसिकली इसकी वजह से आप ये कहते हो कि भाई ये चीज़ क्या हो गई, पानी में डिसॉल्व हो गई, मतलब टूटी और सिंपली उसको वाटर ने सराउंड कर लिया, आसान जबान के अंदर पानी में डिसॉल्व हो गई, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसॉल्विंग एनी सब्सटेंस इन द वाटर, सही है। अब हमें पता है कि अ, ये एक तो डिसॉल्व करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब होता यह है कि हमारे पास, आपने सिंपल जब आप पढ़ोगे सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर पढ़ोगे ये आपको मिलती है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड इस तरीके से मिलता है, ये फॉस्फोलिपिड मिलता है, ये आपको फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा फॉस्फोलिपिड होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, इस तरीके से आपको फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स मिलती है। अब फॉस्फोलिपिड का ये वाला जो पार्ट होता है ना, दिस इज द पोलर पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज नॉन पोलर, ठीक है, पोलर पार्ट एंड नॉन पोलर। अगेन दिस इज नॉन पोलर, दिस इज पोलर, और इसको चारों तरफ से किसने सराउंड किया होगा, यहाँ पे आपको
वाटर मिलेगा, वाटर ने सराउंड किया हुआ है, अभी हमने पढ़ा ना हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन की वजह से, यहाँ पे भी आपको वाटर सराउंडेड मिलेगा। सो इस तरीके से बेसिकली वाटर सराउंड कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड। एंड इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जो इसके अंदर आप हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन के अंदर ले सकते हो, बट दे आर द मेजर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो दीज आर द बॉन्ड्स एंड द इंटरेक्शंस फाउंड इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब हम बात करेंगे दो बेसिक रिएक्शंस की, एक कंडेंसेशन है और दूसरा हाइड्रोलिसिस है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेसिकली दो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स बायोकेमिस्ट्री की बेसिक समझे जाते हैं, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री की बेसिक क्यों समझे जाते हैं? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो लफ्ज़ बड़े सुनते हैं, एक हम सुनते हैं पॉलीमर और दूसरा लफ्ज़ हम सुनते हैं, ठीक है, दीज आर द बेसिक रिएक्शंस जो हमें समझते होंगे। और जो दो लफ्ज़ हम सुनते हैं ना, एक लफ्ज़ है हमारे पास सबसे पहला जिसे आप मोनोमर कहते हो, मोनोमर का नाम देते हो, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लफ्ज़ होता है दैट इज़ पॉलीमर। पहले तो हमें ये समझना होगा कि पॉलीमर क्या होता है, ठीक, पहले हम ये समझेंगे कि पॉलीमर क्या होता है। देखो याद रखना, पॉलीमर बड़ा मॉलिक्यूल है, जाहिर सी बात है, अगर ये बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। तो पहली शर्त जो हमारे पास पॉलीमर की है वो ये है कि इसका वेट क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि इसी की बेसिस पे जब हम आगे लिपिड पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि लिपिड इज़ नॉट अ ट्रू पॉलीमर, उसकी रीज़न हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए समझना ज़रूरी ये है कि पॉलीमर जो होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है वो ये कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए दैट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट, मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। क्या मतलब? रिपीटिंग यूनिट। मान के चलो कि मेरे पास ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, इस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ग्लूकोज मिल रहे हैं तो इसका अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल होगा वो बड़ा होगा, उसका वेट भी ज़्यादा होगा। दूसरा, तमाम के तमाम ग्लूकोज रिपीटिंग यूनिट मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो दिस इज पॉलीमर, ठीक है, इसे आप क्या कह रहे हो, पॉलीमर। अब ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की कुछ कंडीशन हो सकता है कि हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह की हो कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे अगेन ए है, हो सकता है इस तरह की भी कंडीशन हो, और यहाँ पे अगेन क्या है, यहाँ पे अगेन बी है, सही है। तो अगर आप नोट करो, इसको पॉलीमर नहीं कहोगे, बिल्कुल कहोगे रिपीटिंग यूनिट है, ए बी, ठीक है, ए बी देन ए बी, इसे भी आप क्या कहोगे, पॉलीमर कहोगे। अब मोनोमर क्या होता है? मोनोमर वो मॉलिक्यूल होता है, एक तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। बेसिकली इट फॉर्म्स पॉलीमर। ये जो रिपीटिंग यूनिट है ना, यही क्या है, मोनोमर। तो बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं, अल्टीमेटली क्या बनता है, पॉलीमर। समझने वाली बात यह है कि मोनोमर और पॉलीमर के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। तो मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट कम है, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। पॉलीमर रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना है, और वो जो रिपीटिंग यूनिट है इंडिविजुअली आप उन्हें क्या कह रहे हो, इंडिविजुअली आप उन्हें मोनोमर का नाम दे रहे हो। तो ये तमाम के तमाम क्या है, ये तमाम के तमाम आपके पास मोनोमर है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस और जो कंडेंसेशन होता है वो क्या होता है। अब समझने वाली बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मोनोमर को कन्वर्ट करना है पॉलीमर के अंदर, मोनोमर से बनाना है मैंने पॉलीमर, या पॉलीमर से मैंने बनाना है तोड़ के दोबारा से मोनोमर। तो इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्ट होना और पॉलीमर का मोनोमर में कन्वर्ट होना, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। बट यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन
और दूसरा स्टेप जो यहाँ पे है, दूसरा रिएक्शन जो यहाँ पे है, दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो इन दो रिएक्शन से ही मोनोमर पॉलीमर और पॉलीमर मोनोमर में कन्वर्ट हो सकता है। अब हमने डिस्कस करना है कि हाइड्रोलिसिस क्या है और कंडेंसेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन, अब कंडेंसेशन समझते हैं। मान के चलो ये एक मोनोमर है एंड सेम ये दूसरा मोनोमर है। अब इसको बड़ा फनी वे में समझते हैं हम। मान के चलो ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, इसके यहां पे लगा हुआ है OH, यहां पे लगा हुआ है H। नॉर्मली मॉलिक्यूल्स में H और OH मौजूद होता है। सेम यहां पे भी सिचुएशन है, यहां पे लगा हुआ है OH और यहां पे लगा हुआ है H। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने ये दो मोनोमर हैं और इनको मिला के हमने बनाना है एक पॉलीमर। बेसिकली जब ये दो मोनोमर मिलेंगे तो पॉलीमर तो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनता है ना, तो क्या ये पॉलीमर होगा? नहीं, ये डायमर होगा। तो डायमर क्या होता है? डायमर वो चीज होती है कि जब आपके पास दो मोनोमर मिले, दो मोनोमर मिले, तो दो मोनोमर मिलके क्या बना रहे होते हैं? डाइमर। और अगर ऐसे बहुत सारे मोनोमर मिल जाएं, बहुत सारे डाइमर मिल जाए, डाइमर क्या है? दो मोनोमर मिलके, तो दो मोनोमर मिले, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला, फिर पांचवा मिला, इस तरीके से बहुत सारे मिल जाएं तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? पॉलीमर के अंदर। ठीक है, तो डायमर और पॉलीमर से घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। सही है। अब होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, ये जिंदगी का उसूल है कि जब भी नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटता है। ठीक है, हमेशा जिंदगी में नए आने वालों को एक्सेप्ट करने के लिए पुराने बॉन्ड टूटने पड़ते हैं। ठीक है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। होता क्या है कि अगर आपने ए और बी की जिंदगी को मिलाना है, ए को बी के साथ मिलाना है, तो ऑलरेडी ए और बी की जिंदगी में एच और ओ एच है, एच और ओ एच है। अब जाहिर सी बात है, अगर नया बॉन्ड बनाना है तो पुराना बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो ए और बी आपस में नए बॉन्ड बनाने की मंसूबाबंदी करते हैं, नए बॉन्ड बनाने का प्लान करते हैं, बट जाहिर सी बात है इनकी मजबूरी ये है कि इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, बिना तोड़े ये बॉन्ड नहीं बना सकते। अब होता क्या है कि ए की ज़िंदगी से निकलता है OH। ए ये प्लान करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से OH को निकालता हूँ और बी ये प्लान करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से H को निकालता हूँ। जब ए की ज़िंदगी से OH निकलेगा और बी की ज़िंदगी से H निकलेगा तो ए की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और बी की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। बेचारा OH दर बदर फिरेगा, H दर बदर फिरेगा। अब होगा ये कि जिंदगी में जब ए और बी, ए ने OH निकाला, बी ने H निकाला, ठीक है, तो अब हुआ ये बेचारे इनसे अलहदा हो गए और इनकी अलहदगी का फायदा उठाया ए बी ने। अल्टीमेटली ए बी ने क्या किया? अल्टीमेटली ए बी ने ये जो बॉन्ड तोड़ा था ना H और OH के साथ, इस बॉन्ड तोड़ने का फायदा उठाया और हुआ ये कि क्योंकि ए की भी एक वैलेंसी खाली हो गई थी और बी की भी एक वैलेंसी खाली हो गई थी, अब ए और बी ने क्या किया? आपस में बॉन्ड बना लिया। सही है। तो अब जरा इधर देखना सिचुएशन को। अब क्या हुआ? ए की जिंदगी से भी OH निकल गया और बी की जिंदगी से H निकल गया, तो ए की एक वैलेंसी खाली हो गई और बी की एक वैलेंसी खाली हो गई। दोनों ने भरपूर मौके का फायदा उठाया और आपस में बॉन्ड बना लिया। सर, इन दो बिछड़े हुए H और OH की क्या कहानी हुई? तो हुआ ये कि इन्होंने कहा भाई तुम भी जिंदगी से निकाले हुए हो, मैं भी जिंदगी से निकाला हुआ हूँ, तो दोनों दुख शेयर करते हैं और H और OH ने आपस में मिल के क्या बना लिया? वाटर बना लिया। तो अब अगर आप नोट करो, दो मोनोमर मिले और एक डायमर बन गया। ठीक है, डायमर, जाहिर सी बात है इस तरीके से बहुत सारे मोनोमर मिलते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? अल्टीमेटली पॉलीमर बनेगा। तो ये आपने क्या बना दिया? ये आपने डायमर बना दिया। किसको कुर्बान करके? वाटर को कुर्बान करके। तो वाटर को कुर्बान करने करके आपने छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया। इसीलिए किताबें इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज, ए का मतलब है ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, वाटर निकालने के बाद आप क्या कर रहे हो? चीज बना रहे हो। इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसे क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कुछ भी नहीं है, जस्ट ए की जिंदगी से OH निकला
और बी की ज़िंदगी से एच निकला, सिंपली दोनों ने मिलके वाटर बना लिया और ए और बी की जो एक वैलेंसी खाली हुई थी इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, ज़िंदगी दोनों की खुश हो गई, अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे से धुतकारे हुए तो थे, बट स्टिल यहाँ पे आके हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से आप मोनोमर से पॉलीमर बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाता है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जाम में अक्सर इस तरह का सवाल आता है कि भाई आप ये बताइए कि हमने जो है वो मान के चलो 5 मोनोमर मिलाए हैं, 5 मोनोमर से एक पॉलीमर बनाया है, 5 मोनोमर से एक पॉलीमर बनाया है, तो आप ये बताइए कि यहाँ से कितने वाटर रिलीज होंगे। जाहिर सी बात है जब पहला डाइमर बनेगा तो यहाँ पे सिर्फ एक वाटर रिलीज होगा। अब जैसे जैसे आप लगाते जाओगे साथ साथ वाटर निकलता जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं कि कितने रिलीज होंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो आपने क्या करना है, मोनोमर की तादाद से 1 को माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे मोनोमर, कितने मोनोमर मिल रहे थे, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं 5 मोनोमर मिल रहे हैं, एक पॉलीमर बन रहा है, तो 5 में से 1 माइनस करोगे आपके पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, 4। तो याद रखने वाली बात यह है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है कंडेंसेशन का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हाइड्रोलिसिस की। अच्छा, हाइड्रोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस को आपने कंफ्यूज नहीं करना है हाइड्रेशन से। हाइड्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, हाइड्रोलिसिस इज डिफरेंट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस का मतलब है तोड़ना, टू ब्रेक, ठीक है, टू ब्रेक। तो जहां भी हम लिसिस पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, मान के चलो ये हमारे पास, दोबारा से इसी सिचुएशन पे चलते हैं, ठीक है। मान के चलो ये हमारे पास एक डाइमर है, सही है, क्या है भाई, डाइमर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास डाइमर है, ये हमारे पास डाइमर है, और हमने क्या करना है, इस डाइमर को तोड़ना है। अब अगर हम इस डाइमर को तोड़ना चाहते हैं तो हमने जिंदगी का उसूल पढ़ा है कि पुराने बॉन्ड को तोड़ोगे तभी नया बॉन्ड बनेगा। अब हमने क्योंकि इन दोनों की जुदाई करवानी है तो जाहिर सी बात है कोई जुदाई करवाने के लिए भी चीज़ चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो चीज़ चाहिए है दैट इज़ वाटर। वाटर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वाटर को जब मैंने इस तरीके से लिखा तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हाइड्रोलिसिस के अंदर वाटर की मौजूदगी में आप क्या कर रहे हो, डायमर को तोड़ रहे हो। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि भाई सिंपल, सबसे पहले हमारे पास ये जो OH है ये जाएगा ए के पास और उससे कहेगा कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी के साथ बहुत गुजारा कर चुका है। तो अब वह कहता है हाँ भाई मेरा बी के साथ गुजारा नहीं है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, अल्टीमेटली होता ये है कि हमारे पास जब OH जाता है ए के पास और उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए बी से अच्छा हूँ, तो ए मान जाता है और कहता है ठीक है भाई तुम वापस आ जाओ। तो यहाँ पे ए की ज़िंदगी में पहले ए बी से बॉन्ड तोड़ता है, तो ए की ज़िंदगी में एक वैलेंसी खाली हो जाती है, यहाँ पे लग जाता है OH। तो ये OH जाता है और जाके ए के ऊपर लग जाता है। एच कहता है देखा तुमने मेरे साथ बेवफाई की थी, तुम्हें इसका बदला मिला, दोबारा मेरे पास आ जाओ। तो बी क्या होता है, बी के पास एच जाता है और अल्टीमेटली बी की वैलेंसी भी पूरी हो जाती है। तो अगर आप देखो इसके अंदर क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप वाटर की मौजूदगी में पॉलीमर को तोड़ रहे हो, डायमर को तोड़ रहे हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। अब याद रखना कि जितने भी हमारे डाइजेशन वाले रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप ब्रेक डाउन कर रहे होते हो डिफरेंट चीज़ों का, फॉर एग्जांपल आपने डाइट में लिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है ना, ये ब्रेक डाउन अगेन जिस प्रोसेस से हो रहा होता है दैट इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है, दैट इज हाइड्रोलिसिस। और इसीलिए वो एंजाइम्स जो हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं उन्हें आप हाइड्रोलेज कह रहे होते हो, ठीक है, हाइड्रोलेज कह रहे होते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोलेसिस की जो एग्जांपल है वो काफ़ी सारी हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो कुछ कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करवाते हैं जिन्हें आप कार्बोहाइड्रेट्स कह लो, कार्बोहाइड्रेट्स कह लो, कार्बोहाइड्रेसेस कह लो, सही है। इसी तरीके से प्रोटीएजेस होंगे, लाइपेजेस होंगे, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेजेस होंगे, और भी कई सारे होंगे। तो इस तरीके से मामला चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि जितने भी आपके पास डाइजेशन वाले
रिएक्शन है उनके अंदर हाइड्रोलिसिस हो रही है एंड हाइड्रोलिसिस वहाँ पे काम कर रहे हैं. So that's all about the condensation and the hydrolysis. Now we are moving to the next topic and that is water. So water के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वाटर क्या है, वाटर की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनसे कैसे फायदा हो रहा है. Now we are going to discuss all about that thing. अच्छा, अब जब वाटर की बात की जाती है ना, तो वाटर के बारे में कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली बात तो ये कि देखो, वाटर जो है ना, वो ऑर्गेनिक तो है नहीं, वाटर इज इनऑर्गेनिक. ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वाटर में अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखो तो वो क्या है, बच्चे बच्चे को पता है, H2O. यानी कि यहाँ 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल रहा है. यानी अगेन ये चीज़ साबित है कि वाटर जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, इट्स इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो वहाँ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं. कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, तभी वहाँ पे हम उस चीज़ को ऑर्गेनिक कह रहे होते हैं नॉर्मली. ठीक है, तो वाटर पहली बात इनऑर्गेनिक है. अब वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि वाटर की इंपॉर्टेंस इससे बड़ी कुछ हो नहीं सकती कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में 70 to 90% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. 70 to 90% आपको वाटर मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है, 70 to 90% आपको वाटर मिल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो समझने वाली बात ये कि 70 to 90% लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, वाटर. अच्छा, अब ये जो 70 to 90% वाटर है ना, ये सेल टू सेल वेरी कर सकता है. हो सकता है किसी सेल के अंदर वाटर ज़्यादा हो सकता है किसी सेल के अंदर वाटर कम हो, ये बात अभी हम देखेंगे. बट इससे पहले देखो, एक चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये होती है कि वाटर दुनिया में 2/3 आपको जो ज़मीन है वो कवर है वाटर से, कवर्ड विद वाटर. यानी कि ज़मीन सिर्फ 1/3 जो है वो लैंड है, बाकी तमाम का तमाम पानी है. ये एक इम्पॉर्टेंस हो गई. और अगेन वाटर के बगैर तो लाइफ पॉसिबल भी नहीं है ना. तो अब समझने वाली बात ये है कि मैंने अभी आपसे कहा कि वाटर सेल टू सेल वेरी करता है. यानी कि किसी सेल के अंदर हो सकता है वाटर ज़्यादा हो, किसी सेल के अंदर वाटर कम हो, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, किसी के अंदर कम हो. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि आपने याद रखे कि नॉर्मली अगर मैं देखूं सबसे कम वाटर की कंसंट्रेशन किस सेल में मिलती है, तो 20% आपको वाटर मिलता है किसके अंदर, 20% आपको वाटर मिलता है सीड्स के अंदर, सीड्स के अंदर. और अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो बोन्स के अंदर. तो बोन्स के अंदर सबसे कम वाटर होता है और ये आपका क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ब्रेन सेल की, तो अप्रॉक्सीमेटली ब्रेन सेल के अंदर आपको 90% क्या मिलने वाला है, 90% वाटर मिलने वाला है. इसीलिए जो ब्रेन सेल्स होते हैं ये जो है वो आपका फ्लेक्सिबल होते हैं, आप मतलब इन्हें कंप्रेस कर सकते हो. ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाटर मतलब 99% जहाँ पे आपको वाटर मिलता है दैट इज जेलीफिश. तो जेलीफिश अगर आपने कभी देखी हो, जेलीफिश ट्रांसपेरेंट होती है. जेलीफिश ट्रांसपेरेंट क्यों होती है? उसकी रीज़न ये है कि जेलीफिश की जो बॉडी है उसमें 99% आपको क्या मिल रहा है, 99% आपको जो है जेलीफिश के अंदर वाटर मिल रहा है. सो समझने वाली बात ये है कि जेलीफिश ट्रांसपेरेंट क्यों है और ये सारी सिचुएशन क्यों होती है. ठीक है, अच्छा, अब ये हो गए बेसिक बेसिक सी बातें. अब सवाल ये होता है कि वाटर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, अब वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ हम डिस्कस करेंगे दैट इज पोलैरिटी. अब ये पोलैरिटी से क्या मुराद है? पोलैरिटी से मुराद ये है कि जब आप वाटर को देखते हो तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. अब होता क्या है वाटर के अंदर? सबसे पहले हमारे पास होता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज होती हैं, तो एक तरफ लग जाता है हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी लग जाता है हाइड्रोजन. अब ये जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है. यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. अब क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा,
नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या इसने पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है? नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ खींचा है। दैट्स वाई इसके ऊपर कैसे साइन आ गया? पार्शियल नेगेटिव का साइन आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच चुका है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी थोड़ी सी कमी हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव का साइन आ गया। बट अगर आप ओवरऑल देखो, इस पूरे मॉलिक्यूल को ओवरऑल देखो, तो ये पूरा मॉलिक्यूल ओवरऑल कैसा है? न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है भैया? न्यूट्रल है। अब सवाल ये होता है कि इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या फायदा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या चीज फायदेमंद है? अब देखो, सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फायदा यह है कि फॉर एग्जांपल कोई आयनिक मॉलिक्यूल है, कोई आयनिक मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली आयन से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, तो जब ये पानी के अंदर जाता है तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन के अंदर और क्लोराइड आयन के अंदर। तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सेम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स छोटे छोटे जो है वो हमारे पास आयंस हो सकते हैं। सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ये सारे डिफरेंट छोटे छोटे आयंस हैं। अब ये क्योंकि फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करूं, सोडियम के ऊपर चार्ज है, तो क्योंकि वाटर पोलर है, वाटर क्या है? पोलर है, इसके अंदर पोलैरिटी मौजूद है, तो ये पोलर चीज़ों को डिसॉल्व कर सकता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सोडियम की, कैल्शियम की, ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे और सब्सटेंसेस होंगे जिनको बेसिकली जिनके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, उनको आराम से वाटर डिसॉल्व कर सकता है। तो सबसे बड़ा जो फायदा यहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है ना, इंपॉर्टेंस, तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि वाटर सॉल्वेंट का काम करता है डिफरेंट चीजों को डिसॉल्व करने के अंदर। सो कहा यह जाता है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये तो एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है? अब जाहिर सी बात है, मान के चलो ये सेल है, ठीक है, मैंने आपको बताया इस सेल के अंदर 70 to 90% आपको वाटर मिल सकता है। मोस्टली आपने 70% याद रखना है। अब क्योंकि कोई रिएक्शन करना है, तो उस रिएक्शन को करने के लिए आपको कोई मीडियम चाहिए जिसके अंदर रिएक्शन हो। जाहिर सी बात है मीडियम होना चाहिए ना जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा हो, एयर हो, वाटर हो, कोई सॉलिड हो, कुछ तो हो जिसके अंदर बेसिकली रिएक्शन हो सके। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए वाटर जो है वो एक्वस मीडियम का काम करता है। वाटर जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन करवाने के लिए। सो दूसरा बड़ा फायदा यहाँ पे क्या हो जाता है? दूसरा बड़ा फायदा ये हो जाता है कि इट एक्चुअली एक्ट एज एक्वस medium, aqueous medium for reactions। रिएक्शंस के लिए एक्वस मीडियम का काम करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मुराद है? देखो, हमें पता है कि हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये पार्शियल नेगेटिव साइन है, ये पार्शियल पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये बेसिक सी कहानी तो हमें पता है। अब समझने वाली बात ये है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब मान के चलो यहाँ पे एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन, ठीक है। कौन सा साइन है? पार्शियल नेगेटिव। तो क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन है और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन है, तो क्योंकि ये दोनों ओपोजिट चार्जेस हैं, पार्शियल ओपोजिट चार्जेस हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है
और क्योंकि यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसीलिए आप इसे क्या कह देते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हो। तो अगर आप नोट करो, हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने कैसे शो किया है, डॉटेड स्ट्रक्चर से शो किया है। डॉटेड से क्यों शो किया है, क्योंकि वीक स्ट्रक्चर होता है, वीक बॉन्ड होता है, आराम से टूट सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड का ह्यूमन लाइफ के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या फायदा हो सकता है, ये हमने समझना है। देखो, इंपॉर्टेंस की जब मैं बात करता हूं तो एक बात तो तय है कि वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इस तरीके से वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। भाई, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा, ऊपर वाला उसको खींचेगा, ऊपर वाला उससे क्यों खींचेगा, तो इस तरीके से क्या होगा, आप वाटर को आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अगर आपने किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको आप वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में बहुत करीब करीब नहीं मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अल्टीमेटली जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और क्योंकि ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ये जो है वो लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूटेबल है, आराम से लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको रिएक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिएक्शन मीडियम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ों के अंदर ये यूज़ हो सकता है ये प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये कि ये बेसिक सी चीज़ है। अब अगर आप नोट करो तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो इस चीज को हम कहते हैं कोहेजन। को का मतलब है सेम, कोहेजन। कोहेजन क्या होती है, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, मैंने इसको अलग अलग करके इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो दिस इज कोहेजन। व्हाट इज कोहेजन? कोहेजन इज बेसिकली द अट्रैक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूल, मतलब दो सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कोहेजन। तो ये वाटर के अंदर क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट वजहों से हो सकती है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब अगली प्रॉपर्टी हम यही डिस्कस करने वाले हैं, कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन एंड एडहेजन। अब कोहेजन एंड एडहेजन क्या चीज है, ठीक हो समझना। कोहेजन मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल ये है, मान के चलो ये एक मॉलिक्यूल है ए, ये दूसरा मॉलिक्यूल है ए, ठीक, ये दो मॉलिक्यूल है और दोनों क्या है, ये भी ए है, ये भी ए है। इन दोनों के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस इज कोहेजन। ओ सेम हेजन, ठीक है। अब मान के चलो कि हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है इसके पास ये एक दीवार है, एक सरफेस है, ये सरफेस भी इस सरफेस के ऊपर भी पोलर सब्सटेंसेस मौजूद है, ठीक है। अब मान के चलो कि क्योंकि ये पोलर है, मान के चलो इसके ऊपर कोई चार्ज है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये मॉलिक्यूल इस वॉल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहां पे ये इसको और अच्छी तरीके से अगर समझ सकते हो तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि मान के चलो यहां पे क्या है, यहां पे अब मॉलिक्यूल है बी, तो यहां पे ए के दरमियान क्या थी, कोहेजन। लेकिन ए और बी के दरमियान, क्योंकि ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान क्या होगी, एडहेजन होगी। एड कहते हैं डिफरेंट, हेजन, ठीक है। एडहेजन का मतलब है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर वॉल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स है, वॉल जो है वो बेसिकली किससे मिलके बनी है, डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनी होगी, तो उसके दरमियान भी जो फोर्स होगी दैट इज एडहेजन, नॉट कोहेजन। कोहेजन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। वाटर के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कोहेजन। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट चीज को
डिफरेंट चीज से अट्रैक्ट हो रहा है, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज एडहेजन। तो एडहेजन और कोहेजन में बेसिक फर्क आपको पता होना चाहिए। अब इस एडहेजन और कोहेजन का फायदा क्या है? इस एडहेजन और कोहेजन का बेसिक फायदा इतना है कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो अगर आपने किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप आराम से जो है वाटर के अंदर किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। जब आपने बेसिकली प्लांट के अंदर, मान के चलो ये प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी रूट्स है, ये प्लांट है। अब आपने इस प्लांट के अंदर, वाटर यहाँ मौजूद है रूट्स के अंदर, ये रूट्स के बाहर ये सॉइल के अंदर। अब आपने वाटर को अंदर बुलाया रूट्स के, और अब आपने इसको ऊपर तक लेके जाना है। तो यहाँ पे कोई पंप तो लगा नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करती है ना, दैट इज एडहेजन एंड कोहेजन। तो कोहेजन एंड एडहेजन जो है वो बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट राइट नाउ कोहेजन और एडहेजन के अंदर बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो चौथी प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ना, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? देखो, मान के चलो कि मेरे पास ये किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम है। किसी भी सब्सटेंस का क्या है? 1 ग्राम। अब इस 1 ग्राम का जो इस वक्त टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस टेम्परेचर को 11 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना चाहता हूं, तो बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, मुझे इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अल्टीमेटली मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा कि ये 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो वो अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि इस 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए। क्या बोला? वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड टू increase the temperature of 1 gram of any substance by 1 degree Celsius is specific heat capacity. अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से लाइफ का क्या ताल्लुक है? देखो, पहली बात, जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, इट इज अराउंड 4.184 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। इट इज अराउंड, अगर मैं इसको प्रिसाइजली यहाँ दोबारा से लिखूं, तो इट इज अराउंड 4.184 जूल। इतनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की। अब अगर आप नोट करो तो ये जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की, ये ज्यादा है, यानी कि 4.814 ज्यादा एनर्जी है। क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वाटर को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। अब इसका फायदा क्या है? देखो, फायदा समझना है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का फायदा सबसे बड़ा यह है कि वाटर को ज्यादा हीट चाहिए अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर ज्यादा हीट चाहिए तो वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करेगा। कैसे टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करेगा? मतलब अगर ज्यादा हीट आ भी गई तो वाटर का टेम्परेचर बहुत कम बढ़ेगा। एंड दैट इज द मेन पॉइंट है कि स्पेसिफिक हीट से वाटर
वाटर की स्पेसिफिक हीट से लाइफ का क्या ताल्लुक है, हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये समझने वाली बात हो गई। अब आ जाते हैं हम अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझने के लिए एक चीज जो बहुत सिंपल है समझना, वो ये है कि मान के चलो मेरे पास ये 1 ग्राम कोई भी लिक्विड का मौजूद है, मान के चलो ये वाटर का है, सही है, 1 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम वाटर का मौजूद है, इसको मुझे हीट प्रोवाइड करनी होगी अगर मैं इसे लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं। यानी कि इस वाटर को जब मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो ये 1 ग्राम वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर मैं हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन करूं तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो मुझे अमाउंट ऑफ हीट जो मुझे दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट of any substance from liquid to gaseous form is heat of vaporization। यानी कि इस 1 ग्राम वाटर को जितनी हीट चाहिए लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है ना, वो ज्यादा होती है। कितनी होती है? 574 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि आपको 1 ग्राम वाटर को इतनी हीट प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म के अंदर चला जाए। लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में चला जाए? गैस फॉर्म के अंदर चला जाए। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म के अंदर भेजना है तो 574 कैलोरी पर ग्राम आपको देनी होगी। अब इसका फायदा क्या है? इसका ह्यूमन लाइफ के ऊपर या इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंपैक्ट क्या आता है? देखो, पहली बात, आप ज्यादा हीट दोगे, वाटर इवेपोरेट होगा। यानी कि वाटर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं यहां पे वाटर का 1 लीटर मौजूद है। अब इस 1 लीटर में से सिर्फ 2 ml अगर एवेपोरेट हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा? पीछे बचेगा 998 ml। ऐसे ही है भाई, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो अगर 1 लीटर में से मैंने 2 ml वाटर को एवेपोरेट कर दिया, तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा था एवेपोरेट कर दिया, तो पीछे बचा 998 ml वाटर। इसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वाटर ने ज्यादा एनर्जी ली, कम वाटर एवेपोरेट हुआ और पीछे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो यहां पे जो वाटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अब इसकी क्लासिकल एग्जांपल एक और देता हूं। फॉर एग्जांपल, स्वेटिंग हो रही है। अब अगर स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग में क्या हो रहा है? बॉडी में अमाउंट ऑफ हीट बढ़ी। तो बॉडी में अमाउंट ऑफ हीट बढ़ी तो स्वेटिंग हुई। स्वेटिंग के जरिए क्या हुआ? वो हीट एवेपोरेट हो गई, वो स्वेटिंग के जरिए हीट एवेपोरेट हो गई और पीछे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। दिस इज द मेन इफेक्ट जो हीट ऑफ वेपराइजेशन से आप देख रहे होते हो लाइफ के ऊपर,
ह्यूमन लाइफ के ऊपर. सो दैट इज द मेन इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब यहाँ पे जो अगली चीज समझने वाली है, अगली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे समझने वाली है, दैट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. अब ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या चीज है? ठीक है, अब इधर देखना. मान के चलो, वैसे ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट मान के चलो मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा, यहाँ पे एक लिपिड का ड्रॉप डाला, यहाँ पे दूसरा लिपिड का ड्रॉप. लिपिड के ड्रॉप से मुराद ऑयल का ड्रॉप. अब जब ये पानी में जाएगा तो ये ऑयल का ड्रॉप यहाँ गया और ये ऑयल का ड्रॉप यहाँ गया. अल्टीमेटली ये दोनों ऑयल के ड्रॉप कंबाइन कर जाएंगे और सतह के ऊपर आ जाएंगे, पानी की सतह के ऊपर आ जाएंगे. इस चीज का लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, जब भी आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हो ना, लिपिड मेम्ब्रेन की बात करते हो, तो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें होती हैं. एक तो मेम्ब्रेन का पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है. ठीक है, तो मान के चलो ये मेम्ब्रेन का नॉन पोलर पार्ट है. सही, ये हम देखेंगे जब सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट यहां पे समझने वाली बात यह है कि मान के चलो ये मेम्ब्रेन का नॉन पोलर पार्ट है और ये मेम्ब्रेन का पोलर पार्ट है. सेम नीचे भी मेम्ब्रेन का पोलर पार्ट है. तो ये जो पोलर पार्ट नॉन पोलर पार्ट से अलग हो गया है, ये क्यों हो रहा है? ये इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है. ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये आपका फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये आपका फॉस्फोलिपिड है, ये आपका फॉस्फोलिपिड है. अब ये फॉस्फोलिपिड इसी तरीके से क्यों अरेंज हुआ? ये सवाल ये है, ये फॉस्फोलिपिड इस तरीके से ही क्यों अरेंज हुआ है? ये इस तरीके से अरेंज क्यों नहीं है? तो इसका बेसिक सा रीजन हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन नॉन पोलर और पोलर को सेपरेट करने की सलाहियत रखता है. तो यहां पे जो नॉन पोलर पार्ट था वो इस तरीके से आ गया, एक पोलर नीचे पोलर पार्ट. ठीक है, तो वैसे ये डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी का है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज आयनाइजेशन. आयनाइजेशन. अब ये आयनाइजेशन क्या मतलब? ठीक है, समझता हूं. वाटर जो है वो नॉर्मली इस तरीके से टूटने की सलाहियत रखता है, हाइड्रोजन आयन के अंदर और OH आयन के अंदर. और ये जो रिएक्शन है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इक्विलिब्रियम पे होता है. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट सकता है और H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके वाटर बना सकते हैं. ये दोनों रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम में होते हैं? मतलब दोनों बराबर होते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. अब मान के चलो कि इस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर से फायदा क्या होने वाला है, ये डिस्कस करना है. मान के चलो हमने पानी में कोई भी चीज ऐसी ऐड की जो कि एसिडिक है. अब जब पानी में कोई भी ऐसी चीज हमने ऐड की जो कि एसिडिक है, तो वो अपने साथ लेकर आएगी हाइड्रोजन आयन, ऑब्वियसली. अब क्योंकि वाटर टूट चुका है हाइड्रोजन आयन और OH आयन के अंदर, तो जो एक्स्ट्रा H आयन है वो इस OH के साथ, इस एक्स्ट्रा H आयन को जब आप देखोगे जो एसिड के साथ आया है, वो इस वाटर के OH के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? कंबाइन करके वाटर बना लेगा. इस तरीके से जो आपका pH है वो चेंज नहीं होगा. एसिड डाला था, H पॉजिटिव आयन बढ़ गए थे. जब H पॉजिटिव आयन बढ़ गए थे तो उन H पॉजिटिव ने क्या किया? उन H पॉजिटिव ने जाके OH के साथ कंबाइन कर लिया और वाटर बना लिया. अगर सेम केस में आप बेस डालते हो, कोई बेसिक चीज डालते हो, तो बेस डालने की वजह से OH आयंस की ज्यादती होगी और OH आयन की ज्यादती से क्या होगा? अगेन OH आयन जो एक्स्ट्रा आया था वो H के साथ हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा और इस तरीके से
पीएच चेंज नहीं होगा। तो पीएच जो है, पीएच को मेंटेन करने की जो मेन प्रॉपर्टी है वो किसकी है, वो इसी वाटर की है, क्योंकि ये आयनाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की, पीएच को मेंटेन करने वाली। अच्छा, उसके अलावा जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मेरा बेसिक सा सवाल है आपसे, पहले तो हमें ये समझना होगा कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं आपसे कहता हूं, नॉर्मली आप किसी भी चीज को जब ठंडा करते हो तो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो वो सुकड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो अल्टीमेटली डेंसिटी बढ़ती होगी, बिल्कुल बढ़ती होगी। वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ती होगी। बट अगर मैं वाटर के केस में आपसे पूछूं कि मान के चलो आपने वाटर को ठंडा किया, कहाँ तक ठंडा किया, 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया। जब यहां तक आप ठंडा करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल करीब आएंगे, और जब वाटर के मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो अल्टीमेटली वाटर वाटर का वॉल्यूम कम होगा। बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग समथिंग स्ट्रेंज हैपन बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर लेके जाते हो तो बजाय वाटर कॉन्ट्रैक्ट करने के, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वॉल्यूम कम करने के, एक्सपांड कर जाता है। दिस इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब क्योंकि वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब मैं इसकी क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। आप कभी किसी भी प्याले में लो और बर्फ जाके जो पानी है वो डीप फ्रीजर में रख दो। आपने पानी स्ट्रेट रखा था, लेकिन जब आप देखोगे तो इस तरीके से थोड़ा सा उभरा हुआ बर्फ बनेगा। क्यों? क्योंकि वाटर ने क्या किया, अपने वॉल्यूम को बढ़ाया 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली होना ये चाहिए था कि डेंसिटी यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी, बट क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी बजाय बढ़ने के डेंसिटी कम होगी, 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका फायदा क्या होगा? मान के चलो ये हमने पानी जमने के लिए ठीक, पानी जमने के लिए रखा, तो इसको हम प्रॉपरली बनाते हैं। ठीक, अब जब हमने पानी जमने के लिए रखा, इस पानी का टेम्परेचर पूरा पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस तक। जब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, नॉर्मली सिचुएशन चल रही है। अब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर पहुंचा 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, अल्टीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पे आइस जमना शुरू होगी। मान के चलो यहाँ पे आइस जमना शुरू होगी, इस हिस्से में आइस जमना शुरू हुई। अब क्योंकि इस आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, क्योंकि इस आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो ये आइस जो है वो पानी के ऊपर तैर जाएगी। और जब ये पानी के ऊपर तैर जाएगी, यानी कि पानी के ऊपर आ जाएगी, इस तरीके से पानी के ऊपर आ जाएगी, तो नीचे का जो पानी है वो लिक्विड रहेगा। जब वो लिक्विड रहेगा तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली अब इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचो, समंदर है, समंदर में बर्फ जम के ऊपर आ गई, नीचे पानी अभी भी पानी है, तो जो समुद्री हयात है, मछलियां हैं और कई सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर जिंदा रह सकेंगी? बिल्कुल जिंदा रह सकेंगी। तो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर, इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो सर्वाइवल है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से है। एंड दैट इज द मेन थिंग जिसकी वजह से वाटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आके हमने तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी डिस्कस कर ली। यहाँ पे आके हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे एंड देन वील डिस्कस द कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, लिपिड वाला पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट, न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, सब डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।